हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में। साथियों, आज हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये पहली क्लास है और पहला पेपर है। यानी कि आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कुल सब्जेक्ट्स में से जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और आज हमारा ये पहली क्लास है। आप लोगों से मैं कई दिन से कहता आ रहा था कि आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट की फ्री में क्लासेस चलाई जाएगी। कोई पेड कोर्स आपको नहीं, यानी पेड बैच की क्लासेस नहीं दी जाएगी। जो भी क्लासेस होगी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, आज से हमारी ये फ्री क्लासेस सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो रही है और कोई भी पेड क्लास हमारे चैनल पर नहीं स्टार्ट होगा। ये वही क्लास है जो पेड में लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसके साथ साथ आपके जान पहचान में कोई इस बार एडमिशन लेने वाला है तो उसको बताना कि हमारे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलाई जाएगी, उनको भी हमारे चैनल को रेकमेंड करें। तो सभी लोग भैया फटाफट क्लास को शेयर कर दो। ये पहली क्लास है। इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पेपर हैं, आपके सभी की क्लासेस एक एक करके आपको पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप नए हो, पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हो, तो मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और बेल आइकन को ऑन कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलेगी। आज ये पहली क्लास है। अभी हम कुछ क्लासेस, 2-4 क्लासेस ऑफलाइन ही करेंगे ताकि बच्चों को टाइमिंग पता चल जाए। जैसे ही अच्छी खासी लोग व्यूअर्स देखने लगेंगे, हम इन क्लासेस को लाइव कर देंगे, यानी टाइम फिक्स कर देंगे और लाइव आके पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आपको किस तरीके से अच्छा लगता है पढ़ना? ऑफलाइन क्लास देखना अच्छा लगता है या फिर लाइव आकर बात करते हुए क्लास को करना अच्छा लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताना। उसी के हिसाब से मैं आपको क्लासेस दूंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको कोई सीरीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, नोट्स वगैरह से पढ़ाई करना है। देखो, हम कितना भी पढ़ा देंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप थोड़ा सा जब थ्योरी समझते हो तो आपको खुद अपने मन से चीजों को लिखने लगोगे। अपने मन से जब आप अपने ओन वर्ड्स वहां पर लिखोगे, सीरीज का कॉपी टू कॉपी अगर आप लिख के आते हो तो एवरेज नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप समझ गए एक बार थ्योरी और अपने खुद के शब्दों में अगर आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हो वहां पर, तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और वो पॉसिबल होगा आपको नोट्स से। नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का नोट सेकंड सेमेस्टर का मात्र 199 रुपए में आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, कीमत सिर्फ 199 रुपए है। ऑल सब्जेक्ट के थ्योरी, वन लाइनर, प्रैक्टिस सेट, इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर दोस्तों आज के आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास को देखने के बाद में इस नंबर पर जरूर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लेना आप लोग। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। नोट्स आपकी इच्छा पर है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा आपका पेपर 1 है मेरे दोस्त। ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। आप पेपर का पैटर्न पहले समझ लो, उसी हिसाब से जब आप तैयारी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा हर चीज। तो ये जो आपका पेपर होने वाला है, ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये टोटल जो है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। अब 50 मार्क्स में आपको सबको पता होगा कि 15 नंबर का जो आपका होता है, यानी 15 मार्क्स का जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ये अगर 15 में एक भी क्वेश्चन आपका गलत गया तो ये पछताने वाली बात होती है, क्योंकि ये 15 के 15 नंबर आपके हाथ में होता है। ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स आपको एकदम पक्के करने हैं। 15 में कम नहीं करना है, भले थ्योरी में कम हो जाए, थ्योरी वाले या लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में गलती हो जाए, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पास कराने में और अच्छे अंक दिलाने में काफी मदद करता है। तो भैया 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं प्रारंभिक शिक्षा से, यानी कि पेपर 1 से, वो सारे ऑब्जेक्टिव यहां पर कराने वाले हैं। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड भी कराएंगे। तो चलिए भैया, क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्वेश्चन लिखा है, किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेज पे देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, तो आप लोग साथ साथ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करते रहना और वीडियो के एंड में, क्लास के एंड में बताना कि सर 30 क्वेश्चन में से मेरे इतने क्वेश्चन सही गए ऑलरेडी। तो भैया आप अपने आप को खुद को आंक सकते हो। ठीक है,
तो चलिए पहला प्रश्न पूछा गया था 2022 में साथियों। प्रश्न आया था 1 नंबर, देखें, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, 2024 में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्या करना है आपको, कमेंट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर 1 डॉट ए अगर सही है तो ए, बी सही है तो बी लिखना है, सी सही है तो सी लिखना है, डी सही है तो डी लिखना है। इसी तरीके से हर प्रश्न में आप क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर कमेंट करते जाना, ताकि हमें भी पता चले किसका गलत जा रहा हो किसका सही जा रहा है। चलिए 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दिए सब लोग, बहुत बढ़िया। जी हां, सभी लोग जवाब दीजिए, कमेंट भी करते रहे और आप सभी लोग आंसर भी अपने मन से दीजिए, ठीक है, किसी का कॉपी मत करिए। क्या हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, या किसने दिया, ये जॉन डीवी का कथन है। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी नहीं त्रिमुखी है, क्योंकि एडम्स जो है उन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया, यानी कि शिक्षा के केवल 2 मुख्य यहां पर उन्होंने उद्देश्य बताए। लेकिन जब जॉन डीवी है तो जॉन डीवी ने एडम्स के बातों को, एडम्स के कथन को खंडन करते हुए कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी यानी छात्र और शिक्षक ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम भी एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक और शिक्षार्थी व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। तो शिक्षा और शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी शिक्षा का मुख्य अंग माना, किसने, जॉन डीवी ने, ठीक है। तो इसीलिए जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जवाब सबसे पहले कमेंट में लिखकर बताओ आप लोग। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा? 2022 में यह भी प्रश्न पूछा गया था मेरे दोस्त। ये सारे प्रश्न जो करवा रहा हूं रट लो भैया, रिपीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन होता है, लिमिटेड सिलेबस है, तो इसलिए रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन पर ना फोकस करके आप कम से कम 5-7 साल का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन रट लेते हो, वहीं से आपके 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से भैया आंसर करें। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 2 नंबर का जवाब, कमेंट करें। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, सभी लोग कमेंट कर दो पहले, सबसे पहले फटाफट। और चैनल पर अगर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहली बात, क्योंकि आपको डेली क्लास देखने को यहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या हो जाएगा, बिल्कुल जितने स्टूडेंट्स यहां पर आंसर कर रहे हैं, सी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो, यानी हर तरह से विकास हो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यानी कि शारीरिक रूप से भी विकास हो, मानसिक रूप से भी विकास हो, ठीक है, सामाजिक रूप से भी विकास हो। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, शिक्षा का मुख्य जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास करना शिक्षार्थी का। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी 2022 में पूछा गया था। इसी तरीके से मैं 2023 का भी कराऊंगा, 2020 का भी कराऊंगा, 21 का भी कराऊंगा, मतलब सब कराऊंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने डीएलएड ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर दें कि यहां पर नई बैच स्टार्ट हुई है, बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है, यहां पर भी पढ़ो आप लोग। 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया साथियों, प्लेटो। क्या हो जाएगा, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली क्या बना देती है, यह भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से जवाब दो। चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन कला। मेरे दोस्त जल्दी से सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैटर करता है आपको कितना आता है, ठीक है। बिल्कुल 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, जितने लोग यहां पर जवाब सी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। देखो शिक्षण में जब नई नई युक्तियां प्रयुक्त होती है, मान लो अगर आप क्लासरूम आपका ब्लैक बोर्ड वाला है, ठीक है, और आप ले गए इस तरीके से डिजिटल बोर्ड लगा दिया। अब बहुत सारे क्लासेस में, गवर्नमेंट क्लासेस में भी डिजिटल बोर्ड लग रहा है, या फिर इससे बात करें कि जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वगैरह की जो क्लासेस होती हैं, उसमें यहां पर डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ब्लैक बोर्ड के स्थान पे
डिजिटल बोर्ड लगा दिया गया है। अब ये जो है थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्ट करता है, तो शिक्षण को और रोचक बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड की जगह पे आप डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हो, तो ये शिक्षण सामग्रियां ही तो हैं जिससे शिक्षण और आसान होता है, प्रभावशाली होता है, बच्चे को रुचि आती है पढ़ने में। तो यही चीज होती है, जब नई नई युक्तियां आप प्रयुक्त करते हो शिक्षण में, तो शिक्षण जो है वो रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट करें, देखते हैं कितने प्रश्न के उत्तर आप लोग सही करते हो। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट भी करते रहे साथ में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, लिख दिया आपने, 5 का क्या हो जाएगा, बहुत 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 अच्छा, क्या हो जाएगा भैया, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो बुनियादी शिक्षा भैया महात्मा गांधी से माना जाता है। आपका ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से आंसर करो, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सभी का। 6 नंबर का जवाब दीजिए। जी हाँ, क्या हो जाएगा, देखो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। रट लो, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी काम आएगा, और अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी करोगे तब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बाल विकास में, सीडीपी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, याद कर लेना, इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। जल्दी से जवाब दो, सभी को पता होगा उत्तर। 7 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 7 का डी फ्रोबेल, क्या हो जाएगा भैया, फ्रोबेल हो जाएगा। किंडरगार्टन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, सीटेट की तैयारी की होगी, सीटेट की परीक्षा दी होगी आप लोगों ने जरूर, तो आप लोग किंडरगार्टन सुना होगा, ठीक है। तो भैया आप सबको पता है कि जो फ्रोबेल है वो पाठशाला को एक बाग, ठीक है, और शिशु को पौधा व शिक्षक को माली के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। कि इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बाग और उसमें माली और उसमें जो फूल होते हैं उसी तरीके से रिलेट किया कक्षा को उन्होंने बताया है फ्रोबेल ने कि कक्षा समझिए आपका बाग है, और जो आपके छात्र हैं वो आपके फूल है, और जो आपका शिक्षक है वो एक माली के रूप में अगर वहां पर काम करेगा तो आपका बाग जो है, बाग में जो फूल हैं वो फूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट किया, किंडरगार्टन दिया है फ्रोबेल ने। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। समझ में आ रहा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में लिखकर बताना। अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो थोड़ा अप्रिशिएट जरूर कर देना, और मेरे दोस्त आप लोग शेयर कर देना जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हो जहां पर आपके डीएलएड के स्टूडेंट्स जुड़े हैं। 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत बेहतरीन तरीके से भैया, गीजू भाई बधेका, ये बहुत बार पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन 3-4 बार, मेरे दोस्त रट लेना। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, गीजू भाई बधेका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। जो शिक्षा घर पर दी जाती है, देखिए 2 प्रकार की शिक्षा होती है। एक होता है जो आपके घर पे दी जाती है, और एक जो आप समाज से बाहर वातावरण से या फिर कक्षा में या फिर स्कूल कॉलेजों में जाकर लेते हैं वो शिक्षा होती है। तो यहां पर पूछा गया है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। इसको हम प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, जो हमारे घर में शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब कौन सबसे पहले कॉमेंट करके बताएगा, जवाब दीजिए। 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, बिल्कुल 9 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घर पर दी जाने वाली शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और जो आप बाहर जाकर लेते हो, कोई कोर्स करते हो, कोई कॉलेज ज्वाइन करते हो, कोई स्कूल में जाते हो, वो औपचारिक शिक्षा होती है आपकी, ठीक है, या फिर द्वितीय कह सकते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करके बताएं सब लोग। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए, अब आप लोग कमेंट करेंगे मुझे पता है तो पहले ही बता देता हूं सर, इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। सर टेलीग्राम ग्रुप का कहां, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम ग्रुप का अपने मैंने लिंक दे दिया है। लिंक कहां मिलेगा सर, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर प्रत्येक क्लास जितनी भी क्लासेस होंगी सभी का पीडीएफ फाइल विद आंसर
आपको भेज दिया करूंगा रिवीजन करने के लिए बिल्कुल फ्री में। तो क्लास भी फ्री है, क्लास का पीडीएफ भी फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन हो जाओ, मस्त तरीके से पढ़ो। 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो बिल्कुल सही है। अगला देखो 11 नंबर है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, प्रोजेक्ट पद्धति आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट सिस्टम। बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। ये यथार्थवाद है या फिर प्रकृतिवाद से संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित या प्रयोजनवाद से संबंधित है? अब जैसा कि आप प्रश्न में शब्दों को देखेंगे और प्रश्न का ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको गेस भी हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 11 का हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन पर आधारित है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा भैया प्रकृतिवाद पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रकृति भी हमें शिक्षा प्रदान करती है, तो प्रकृतिवाद इसी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो मेरे दोस्त मेरे साथी, 12 नंबर है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? कौन बताएगा 12 नंबर का जवाब? कमेंट करें भैया, मैं भी तो देखूं आपका नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो सभी लोग 12 नंबर का जवाब दो। चैनल को उम्मीद करते हैं अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया मेरे दोस्त तो गलती मत करो, जल्दी से कर लो। डेली सुबह 11 बजे ये क्लास आपकी चलेगी, आज से स्टार्ट हुआ है, पहली क्लास है। जरूर अपना रिस्पॉन्स बताना कि सर कैसा पढ़ाते हो आप, मुझे जरूर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। 12 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? बढ़िया, क्या हो जाएगा? ये भी आपका प्रकृतिवाद पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रकृतिवाद यहां पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर है मेरे दोस्त मेरे साथी, मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? जो मूल है, जो सिद्धांत है, वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दर्शित करते हैं, या प्रेरित करते हैं, या नियंत्रित करते हैं, या फिर उपयुक्त में से सभी? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का जवाब, 13 का उत्तर यह हो जाएगा आपका उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जो मूल है, जो हमारे सिद्धांत हैं, ठीक है, वो आपके व्यवहार को दर्शाते भी हैं, प्रेरित भी करते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं, और नियंत्रित भी करते हैं, कंट्रोल भी रखते हैं, तो आपका डी हो जाएगा। अगला देखो 14 नंबर प्रश्न है, मकतब। मकतब एक बहुत अच्छा शब्द आया है, शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बताओ, फटाफट जवाब दीजिए। मकतब, फटाफट आंसर करें। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जवाब? जी हां, क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये मकतब शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो 14 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए। बिल्कुल, ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है मेरे दोस्त। ये जो शिक्षा है ये मुस्लिम समाज की शिक्षा थी, जिसको मकतब कहते थे, और मकतब जो है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा है। और ये जो शिक्षा होती थी ये 4 से 5 वर्ष की आयु में स्टार्ट होती थी। 4 से 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तो उसे मकतब में भेजा जाता था, तो उसका प्राथमिक शिक्षा शुरू की जाती थी। और इसकी जो आयु सीमा थी वो 4 से 5 वर्ष की थी जब आपकी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती थी, जिसको कहते थे मकतब, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान पूछा गया किस क्षेत्र में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो क्लास थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब आप समझोगे तो आप उत्तर बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। रटना फिर नहीं पड़ेगा जब आप समझ जाओगे प्रश्न को। 15 नंबर का जवाब दो। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? बी, उद्देश्य में। क्या है आपका? उद्देश्य में आपका प्रमुख योगदान रहा है आदर्शवाद का। अगला देखो 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब जॉन डीवी का प्रश्न आया था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि किसी ने द्विमुखी प्रक्रिया को बताया, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया था, उनका नाम भी बोला था। जल्दी से कमेंट करें। 16 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथी मेरे दोस्त? 16 का ए हो जाएगा जॉन एडम्स का। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया शिक्षा को, जिसमें उन्होंने शिक्षा को शिक्षार्थियों को शामिल किया है। लेकिन जॉन डीवी ने
इनकी बातों को, इनके कथन को खंडित करते हुए कहा कि शिक्षण जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम को भी अहम मुख्य रोल दिया है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। बताइए 21 का प्रश्न आ गया, 2021 में पूछा गया प्रश्न। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। 17 नंबर का उत्तर, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये अभी और क्लास चलेगी इसकी, ठीक है, तो एक ही क्लास में नहीं कवर होगा, एक्सप्लेन करते चलेंगे, कम से कम 2-250 क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलिए अगला देखो, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था मेरे दोस्त, जल्दी से उत्तर करें। बहुत बढ़िया। चलिए, और यहां पर देखिए ये जो उपनयन शब्द है इसका मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना, ठीक है। उपनयन का पूछ सकता है कि उपनयन का अर्थ क्या होता है, 1 नंबर वाले में पूछ सकता है, अतलघुत्री में पूछ सकता है उपनयन का अर्थ, तो गुरु के समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना उपनयन का मतलब होता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या हो जाएगा, 18 का डी, कर्मकांड की प्रधानता मेरे दोस्त, कर्मकांड की प्रधानता यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक जो हम अपने घर पर लेते हैं, घर पर सीखते हैं, और एक जो हम बाहर नहीं स्कूल कॉलेजों में जाकर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, घर पर जो लेने वाली शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और जो स्कूल विद्यालय में जाकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कौन सी शिक्षा बताया मैंने, 19 का जवाब दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट में लिख देना अगर अच्छा समझ में आ रहा है आपको। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है भैया, बहुत अच्छा लाइन है। उन्होंने कहा कि मानव की अंतर्निहित आत्मा की जो बातें हैं उसको पूर्णता व्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसका है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का जवाब। अगर पसंद आए क्लास तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर सभी सब्जेक्ट की इसी तरीके से क्लास कराइए, हम आपके चैनल पर पढ़ेंगे। बिल्कुल लिखिए, 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है। एमिल किसकी रचना है, रट लेना, एमिल किसकी रचना है, जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर 2021 में पूछा गया प्रश्न था, 2024 में भी पूछा जाएगा गारंटी के साथ में। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, 21 का ए हो जाएगा। ये रूसो का है, किसका है भैया, ये रूसो का है, एमिल रूसो का है, याद रख लेना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है बताइए। 22 नंबर का जवाब, परिवार माना गया है, व्यक्ति माना गया है, विद्यालय माना गया है, सामाजिक संस्थाएं मानी गई हैं, जल्दी से बताइए। चलिए क्या हो जाएगा भैया, समाज की सबसे छोटी इकाई अपना परिवार होता है, परिवार जो है समाज का सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का उत्तर बताइए। बिल्कुल बी हो जाएगा, कुतुब से हुआ भैया, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 का जवाब दीजिए आप लोग। चौबीस नंबर का उत्तर 24 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बिल्कुल यूजीसी। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल देवो भव कथन किसका है। बाल देवो भव कथन किसका है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर सी हो जाएगा, गिजुभाई बधेका का, याद कर लेना, गिजुभाई बधेका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। इंपॉर्टेंट है, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त।
जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा 23 अक्टूबर 1937 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करें। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? और आलस मत करो, कमेंट करने में आलस करते हो आप लोग, आंसर लिखने में आलस करते हो, जबकि ये सारी एक्टिविटी जब आप क्लास में एक्टिविटी करते रहते हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी मेमोरी बढ़ती रहती है, याद ज्यादा दिन तक रहता है। आप बिल्कुल इनएक्टिव होकर सुनते रहते हो तो आपके माइंड में ज्यादा दिन तक बात नहीं रहती है, क्वेश्चन नहीं रहता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन सुनो, लिखो, ताकि याद रहे ज्यादा टाइम तक, ठीक है। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है बी, राजीव गांधी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेल डन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रश्न देखो क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का जवाब दो भैया। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग। 28 का सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है ये। वेल डन। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, 30 क्वेश्चन करके मैं कराऊंगा, इससे आगे भी क्वेश्चन होंगे अभी, तो ये टोटल कम से कम मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। और 30 क्वेश्चन की क्लास करके टेस्ट लूंगा आपका। अब ये स्कोर आप अपना बताओ कि इन 30 क्वेश्चन में आपने अपने मन से कितने क्वेश्चन का उत्तर सही दिया। हमें कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना, स्कोर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो 30 में कितने प्रश्न सही गए ये हमें बताना। अभी 2 क्वेश्चन और हो जाए, 29 और 30, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट करें आप लोग, ठीक है। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न इस सब्जेक्ट का, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं आप लोग। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के बाद अपना स्कोर, टोटल नंबर आप क्वेश्चन जो 30 हुए उसमें कितना सही गया बताना हमें। देखते हैं भैया कितने लोगों का 30 में 25 प्लस सही गया है। ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। ये एक छोटी सी पहली हमारी क्लास थी। इसी तरीके से इसी सब्जेक्ट के और भी क्लासेस होंगे और अदर सब्जेक्ट भी क्लासेस हमारी चलेगी। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। पहली क्लास आपको कैसी लगी, हमारा पढ़ाने का अंदाज या तरीका कैसा लगा, कोई कमी हो तो आप बताएं, मैं इंप्रूव करूंगा। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो आप लोग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। तभी आपको अदर क्लासेस मिलेगी। ये क्लास डेली 11 बजे आपसे स्टार्ट होगी और 2-4 दिन के बाद मैं क्लास को लाइव आकर पढ़ाने लूंगा, आपके आंसर भी देखने लूंगा। आप लोग कमेंट करें ऑफलाइन कराएं या ऑनलाइन ही अच्छा रहेगा, जल्दी से बताएं। सभी लोग शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।